तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी थी। ऐसे मौसम में एक बूढ़ा आदमी ब्रिज के नीचे बैठा, जहां उसने एक पन्नी लगाई हुई थी। उस पन्नी के नीचे उसका कुछ मामूली सा सामान था। वह आदमी कभी खुद को और कभी अपने सामान को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस आदमी का नाम मणिलाल था और यह आदमी हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके नाम में आने वाली मणियों की तरह इसके पास न जाने कितने हीरे और मोती जवाहरात हुआ करते थे, पर वक्त की ऐसी मार पड़ी कि उसके पास कुछ भी ना रहा। यह आदमी पाई पाई को तरस गया। आज यह आदमी दूसरों से खाना मांग मांग कर खाता है। जब मणिलाल तेज बारिश से खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, तभी एक वृद्ध आश्रम के संचालक आनंद कुमार की गाड़ी वहां आकर रुकी। वे गाड़ी से उतरते हुए अपने मित्र से बोले, बारिश अभी बहुत तेज है, थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी यहीं रुक जाते हैं। बारिश की तेज बौछार के साथ ही रूह को कपा देने वाली तेज सर्द हवाएं चल रही थी, जो कि मणिलाल के लिए और मुश्किलों का सबब थी। वह अपने सामान में से एक फटी हुई कंबल निकालकर खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था, जिसे आनंद कुमार और उसके मित्र बड़ी गौर से देख रहे थे। कंबल ओढ़ने के बाद भी वह व्यक्ति ठंड से कांप रहा था, क्योंकि वह कंबल उन सर्द हवाओं से उन्हें बचा नहीं पा रहा था। आनंद कुमार जब उसे ठिठुरते हुए देख रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि शायद चाय से इस बुजुर्ग की मदद हो जाए। इसीलिए वह गए और जाकर पास की चाय की टपरी से 2 चाय बनवा लाए। उन्होंने चाय ली और उस बुजुर्ग की तरफ बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने चाय का एक कप उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो बाबा, चाय पी लो, इससे आपकी सर्दी कुछ कम हो जाएगी और आपको राहत मिलेगी। मणिलाल जी ने हाथ आगे बढ़ाकर आनंद जी का धन्यवाद करते हुए चाय का कप ले लिया। चाय पीते पीते आनंद ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में और जानना चाहा। आनंद भी वहीं पास में चाय वाले से एक स्टूल लेकर बैठ गया। अब आनंद ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से बात करना शुरू किया। बाबा, आप यहाँ रहते हैं? आपका कोई बेटा या बेटी, मेरा मतलब है आपकी कोई औलाद नहीं है क्या, जो आप इस तरह रह रहे हैं, वह भी ऐसे मौसम में? तब मणिलाल जी के चेहरे पर उदासी, अकेलेपन और चिंता का भाव लिए बोले, नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। अगर कोई होता तो भला दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा होता। या कह लो मेरा भरा पूरा परिवार है, पर मेरा कोई अपना नहीं है, इसीलिए दर दर भटक रहा हूँ। तब आनंद अपने मन में उठते हुए सवालों को शांत करने के लिए मणिलाल जी से कहता है, बाबा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका भरा पूरा परिवार है पर उसमें से आपका कोई नहीं है? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। मणिलाल जी ने अपने बारे में आनंद को बताना शुरू किया। वह बोले, बेटा, मेरा नाम मणिलाल है और मैं किसी समय इस शहर का जाना माना व्यापारी हुआ करता था। उस समय मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी न थी, जिसके कारण सभी लोग मेरे आगे पीछे नाचते रहते थे। नौकरों की तो बात छोड़ो, परिवार का हर एक सदस्य मेरी बात मानता था। मेरे परिवार में 2 बेटे थे, एक बहू और पोते पोती थे, लेकिन कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी बात काट सके। घर में वही हुआ करता था जो मैं निश्चित करता था। किसी समय मेरी बात पत्थर की लकीर थी। घर के सभी लोग मेरी बात मानते थे। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, किंतु एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण काम पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा था और धीरे धीरे मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण मुझे 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, जिसके कारण व्यापार में मेरा बहुत घाटा हो गया। और जब 10 दिनों के बाद अस्पताल से मैं अपने घर लौटा, तब मैंने अपने बेटों से ऑफिस के काम की जानकारी मांगी। तब बड़े ने यह कहकर टाल दिया कि पापा, पहले आप थोड़ा ठीक हो जाइए, उसके बाद जो भी हिसाब किताब है वह देख लीजिएगा। मुझे भी लगा कि ठीक है, अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वह बाहर भीतर का काम देख सके, तो ऐसे में मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तब मेरे बड़े बेटे ने कहा, हाँ पापा, आप निश्चिंत रहें, मैं सब संभाल लूँगा। आपके साथ रहकर काम करते करते इतना तो सीख ही गया हूँ कि आपकी गैर हाजिरी में काम संभाल सकूँ, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगा।
बेटे की जिम्मेदारी भरी बातें सुनकर मैं भी निश्चिंत हो गया। लेकिन 15 दिन बाद तो मैंने अपने बेटे से ऑफिस के सभी कामों का हिसाब किताब मांगा। जब मैंने हिसाब चेक किया तो पाया कि उसमें लाखों का गबन किया गया था। मैंने अपने बेटे से इस बारे में पूछा तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैं उसे थोड़ा सा धमका दिया। मैंने उससे यही कहा कि ऑफिस में जब तुम रोज आते हो तो तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि लाखों रुपए कहाँ चले गए। तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसे कोई व्यक्ति ऑफिस से इतने पैसे कैसे गायब कर सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चला। इस तरह संभालोगे तुम व्यापार? इस तरह से तो तुम एक छोटी सी दुकान भी नहीं संभाल सकते। व्यापार तो बहुत बड़ी चीज है। मेरा बड़ा बेटा उस वक्त मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया। उस दिन के बाद से उसने ऑफिस आना बहुत कम कर दिया। यदि वो ऑफिस आता तो मेरे सामने नहीं आता था। फिर एक दिन मैंने घर जाकर उससे बात की और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि यदि वह इस तरह से काम करेगा तो भविष्य में वह मेरा व्यापार कैसे संभाल सकेगा। उसे यदि व्यापार संभालना है तो अभी से उसे इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और मेरे साथ रहकर अभी उसे सीखने की जरूरत है। उस वक्त उसने गर्दन हिला दी और अगले दिन से वह रोज ऑफिस आने लगा। प्रतिदिन की तरह मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा कि मेरी चेयर पर मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ है। वह मेरी मेज पर पैर रखकर बैठा हुआ है जहां सारे कागजात थे। उसे इस तरह देखकर मैं उस पर चिल्ला बैठा। मैंने उससे कहा, तुम्हें तमीज नहीं है? ये तुम किस तरह से ऑफिस में बैठे हो? मेज पर पैर रखे हैं। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि यह हमारी रोजी रोटी है, इस पर पैर रखकर बैठे हो? तब वह अपनी उंगली मुंह पर रखते हुए कहता है, श्श, कितना चिल्लाते हो, चुपचाप बाहर जाओ और हाँ, बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देना। यह सुनकर वे खड़े के खड़े रह गए। चौंकते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये सब क्या बक रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें अकल नहीं है? मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा हुक्म मानूं। आया समझ में? निकलो मेरे केबिन से इसी वक्त, वरना गार्ड से धक्के मारकर निकलवा दूंगा। तब उनका बड़ा बेटा तेज आवाज में गार्ड को आवाज देते हुए बोला, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, निकालो इस बुड्ढे को यहाँ से बाहर, और हाँ, आज के बाद यह यहाँ दिखा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। और तब सिक्योरिटी गार्ड न चाहते हुए भी मणिलाल जी को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अब वे पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। घर पहुंचे तो वहां भी उनकी बहू ने उनसे खाने के लिए नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। देखते ही देखते उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। वे अब समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे पल भर में उनकी जिंदगी बदल गई। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त उनके बेटे ने बताया कि उसने अभी 2 दिन पहले ही अपने पिता से दस्तखत करवाकर धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी और अब वह इस कंपनी का मालिक था। इसीलिए मणिलाल जी कुछ भी नहीं कर सकते थे और वह अपने बेटों पर आश्रित हो गए थे। अब वे बस घर पर रहते थे और अपने बहू बेटा के ताने सुनते रहते और बेचारे बस जैसे तैसे अपना समय काट रहे थे। हद तो तब पार हो गई जब उनके बहू बेटे ने उन पर बिना किसी गलती के हाथ उठा दिया। उस दिन मणिलाल जी जब सुबह उठे तो देखा कि उनकी बहू ने उनके कपड़ों को वहीं चौक में डाला हुआ था और बच्चे उनके कपड़ों पर कूद रहे थे, जिससे मणिलाल जी के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। तब उन्होंने बच्चों को प्यार से समझाया, वह कपड़ों पर न कूदे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। मणिलाल जी इतने में ऊपर से नीचे आए तो देखा कि बच्चे अभी भी कपड़ों पर कूद रहे हैं। उन्होंने बच्चों को धमकाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? कहा ना कपड़ों पर नहीं कूदते हैं। बस इतने में मणिलाल जी की बहू कमरे से बाहर आई और मणिलाल जी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों पर चिल्लाने की? एक तो घर में पड़े पड़े मुफ्त का खाना खाते हो, ऊपर से हमें ही आग दिखाते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आज आने दो इनको बाप को। अगर इनका दाना पानी घर से बंद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी मालती नहीं। मणिलाल जी की बड़ी बहू बोली। मणिलाल जी उसे समझाने की कोशिश करने लगे, बहू तुम जैसे समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बच्चे कपड़े गंदे कर रहे थे तो मैं उन्हें समझा रहा था। अच्छा, इतना चिल्ला चिल्ला कर भी कोई समझाता है उन्हें? जरा सी बात पर मणिलाल जी की बड़ी बहू मालती उनसे तू तड़ाक करके बात करने लगी, जिस पर मणिलाल जी को गुस्सा आ गया।
जिस इंसान से उसके जीवन में किसी ने भी तू करके बात ना की हो, उसे यदि कोई उसका छोटा और खास तौर पर उसकी बहू इस तरीके का व्यवहार करे तो गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। बस मणिलाल जी भी गुस्से में बोले, बहू यह तुम किस तरह से बात कर रही हो? सारी तमीज भूल बैठी हो क्या? इतनी देर में बहू ने कुछ बिना सोचे समझे उन पर हाथ उठा दिया और मणिलाल जी को थप्पड़ मारते हुए बोली, अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? औकात नहीं है तेरी। अब तो तू खुद पाई पाई के लिए मोहताज है। मुझे तुझसे तमीज सीखने की जरूरत है क्या? चल निकल यहाँ से, अपना काम कर। मणिलाल जी को गुस्सा आया, वह चुपचाप खड़े रहे तो उनकी बहू ने बदतमीजी से बात करते हुए दोबारा कहा, घूर क्या रहा है? जाता है यहाँ से या एक और थप्पड़ लगाऊं? यह कहते हुए उनकी बहू ने जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश की, वैसे ही मणिलाल जी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर मोड़ दिया। बस जैसे वक्त भी उनके विपरीत चल रहा था, उन्होंने जैसे ही अपनी बहू का हाथ पीछे की ओर मोड़ा, वह डांटने लगे। इतने में मणिलाल जी का बड़ा बेटा मुकेश घर पर आ गया और उसने अपनी पत्नी का हाथ मोड़ते हुए अपने पिताजी को देखा। तब उसने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में अंदर जाकर अपने पिताजी का कॉलर पकड़ते हुए उन्हें 2-3 तमाचे लगा दिए। मणिलाल जी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा बिना कुछ सुने और बिना कुछ समझे लगातार उन पर एक के बाद एक तमाचे जड़ता गया। इतने में उनका छोटा बेटा भी आ गया और उसने जब अपने पिता को पिटते हुए देखा तो वह बोला, भैया आप क्यों पापा को मार रहे हैं? दूर हटिए। आप सारी तमीज भूल गए हैं क्या? यह किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं आप पापा के साथ? तब मणिलाल जी का बड़ा बेटा मुकेश बोला, तमीज तो यह भूल गए हैं, भला अपनी बहू को शारीरिक रूप से कौन प्रसारित करता है? तुम नहीं जानते इन्होंने तुम्हारी भाभी के साथ कैसा बर्ताव किया है। इतनी देर में मालती रोती हुई बोली, हाँ भैया, आपको नहीं पता आपके पिता ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है। या तो आज के बाद इस घर में यह रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। अगर यह घर में रहेंगे तो मैं यह घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी, वह भी हमेशा हमेशा के लिए, और अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तभी मुकेश ने बिना कुछ सोचे कुछ पूछे मणिलाल जी को अपने घर से बाहर धक्का दे दिया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई इस घर से बाहर जाएगा तो यह बुढ़ा, इसकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर बड़े बेटे ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं 2-3 दिन तक दरवाजे के बाहर बैठा रहा, लेकिन जिस तरह मेरे बेटे ने मुझे ऑफिस से भगाया और मेरा ऑफिस में आना बंद कर दिया, उसी तरह उसने मुझे घर से भी बेदखल कर दिया। आजकल का जमाना कितना उल्टा आ गया है ना बेटा। किसी जमाने में माँ बाप औलाद को अपनी जायदाद से बेदखल किया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में औलाद अपने माँ बाप को बेदखल कर देती है। मणिलाल जी ने अपने आंसू पोंछते हुए आनंद से कहा। अब तक बारिश भी लगभग शांत हो चुकी थी। आनंद के दोस्त ने कहा, चलो आनंद चलते हैं, हमें देरी हो रही है। तब आनंद ने मणिलाल जी से कहा, बाबा अगर आप चाहे तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। मणिलाल जी कुछ समझ नहीं पाए और आनंद की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। तब आनंद ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाबा जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूं वहां आपको आपके जैसे बहुत से लोग मिलेंगे, जहां सभी लोग आपके अपने होंगे, क्योंकि वे सभी आपकी ही तरह सताए हुए हैं। वे सभी आपकी तरह हैं जिनकी औलादों ने उन्हें ठुकरा दिया, जिनसे केवल तब तक मतलब रखा गया जब तक उनके पास धन दौलत थी। मणिलाल जी बोले, बेटा तुम क्या करते हो? तब आनंद ने कहा, बाबा काम तो मैं कुछ खास नहीं करता, बस मुझे इस काम से खुशी मिलती है। वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन साथ ही यह छोटा सा काम भी कर लिया करता हूँ। मैं एक वृद्धाश्रम चलाता हूँ जहाँ आपके जैसे न जाने कितने माँ बाप रहते हैं जिन्हें उनकी औलाद ने ठुकरा दिया। तो बताइए बाबा, क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? मणिलाल जी ने हाथ जोड़ते हुए बोला, बेटा जहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, वहाँ अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे और क्या चाहिए सिवाय 2 वक्त की रोटी के।
मुझे उतना दे दोगे वह काफ़ी है। आनंद ने मणिलाल जी को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें लेकर वृद्ध आश्रम पहुंचे। वृद्ध आश्रम में जाकर आनंद ने एक चपरासी को बुलाया और उसे एक कुर्ता पैजामा लाने के लिए कहा। जब चपरासी ने कुर्ता पैजामा लेकर आया तो आनंद ने वह कपड़े मणिलाल जी को दिए और कहा, बाबा आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं या फिर यहाँ उपस्थित किसी भी कर्मचारी को। यह सभी आपके बच्चों की तरह है। उम्मीद है बाबा कि धीरे धीरे आप इसे अपना परिवार मानने लगेंगे। तब मणिलाल जी ने हाथ जोड़ते हुए बोला, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे उस कचरे के ढेर से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया। अब वह बाकी सारे लोगों के साथ वृद्ध आश्रम में रहने लगे और धीरे धीरे उन्हें वहाँ का वातावरण अच्छा लगने लगा। समय के साथ साथ वहाँ कई लोगों से उनकी मित्रता भी हो गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे कि एक दिन मणिलाल जी देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा वृद्ध आश्रम के दरवाजे पर खड़ा है। पहले पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे खुद को समझाते हुए बोले, मणिलाल तुम भी बुढ़ापे में सठिया गए हो, जाने क्या क्या देखते रहते हो। अरे वह ढीठ इंसान यहाँ क्यों आएगा? तुमसे उसे जो चाहिए था वह उसे मिल चुका है, फिर अब भला वह तुम्हारे पास क्यों आने लगा? तब मुकेश ने पीछे से आवाज लगाई, पिताजी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मणिलाल जी ने मुकेश को अनदेखा करके चलते रहे तो मुकेश दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, पिताजी इतने दिनों से आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। मणिलाल जी ने जैसे ही मुकेश की तरफ देखा तो वह बोले, क्या कहा? क्या सच में तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मणिलाल जी ने केवल इतना कहा और मुकेश की नजरें शर्म से झुक गई। वह झिझकता हुआ बोला, हाँ पिताजी मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की थी। इतने में मणिलाल जी अपना हाथ झटकते हुए बोले, यह बात तो तू अच्छे से जानता है और मैं भी जानता हूँ। यहाँ मुझे ढूंढने तो नहीं आया और ना ही मुझे लेने आया है, पर मुझे यह बात समझ नहीं आती कि अब तो मुझसे क्या लेने आया है। मेरे पास तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुझे दे सकूं। जो भी था तूने छीन लिया। तब मुकेश मणिलाल जी के पैरों में गिरता हुआ बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने आपके साथ जो किया आज आपके छोटे बेटे विमल ने मेरे साथ वही किया। विमल ने धोखे से प्रॉपर्टी, घर और ऑफिस सब कुछ अपने नाम करा लिया है और उसने मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पापा, आप कुछ कीजिए, विमल को समझाइए कि वह गलत कर रहा है। वह अगर मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? मणिलाल जी बोले, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यह तुम दोनों के बीच की बात है। तूने उसके साथ भी कुछ गलत किया होगा तभी उसने तेरे साथ ऐसा किया, वरना वह कम से कम तेरे जितना कमीना तो नहीं। और तेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत सही है, तू है ही इस लायक। तब मुकेश अपने पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ बोला, पापा आप नहीं जानते शायद, पर विमल ने यह सब आप ही के कारण किया है। उसने मुझसे कहा है कि मैं कहीं से आपको ढूंढ निकालूं, उसके बाद ही वह मेरी बात सुनेगा। इसीलिए मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, पर आप मुझे मिल ही नहीं रहे थे। अब जाकर मुझे कहीं पता चला कि आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ लेने आया हूँ। चलिए पापा, वरना विमल मुझे घर से निकाल देगा और मेरी बीवी और बच्चों को भी। आपको नहीं पता, लेकिन जिस तरह मैंने आपके साथ किया उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। उसने बिना किसी बात ऑफिस के सभी कर्मचारियों के सामने मुझे थप्पड़ मार दिए और घसीटते हुए ऑफिस से बाहर निकाला। आप मेहरबानी करके मेरे साथ चलिए, वरना वह मुझे घर से भी निकाल देगा। तब मणिलाल जी सोच विचार करते हुए बोले, अगर ऐसा है तब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊँगा। अगर विमल को मेरी इतनी चिंता है तो वो यहाँ आए, क्योंकि जब मुझे तूने घर से निकाला था तब वो भी वहीं खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। फिर आज क्यों मैं उसके पास दौड़ा चला जाऊं? जिससे मुझे बात करनी है, जिससे मुझे मिलना है, वो यहाँ आए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब मणिलाल जी ने मुकेश की लाखों मिन्नतों के बाद भी नहीं माने तब मजबूरी में मुकेश को वापस जाना पड़ा और अगले दिन मुकेश विमल को साथ लेकर उस वृद्ध आश्रम में आया। विमल जैसे ही अंदर आया तो उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे मणिलाल जी पर पड़ी, जो कि राम नाम की माला का सुमिरन कर रहे थे। तब विमल अपने पिताजी को देखकर दौड़ता हुआ उनके पैरों में जा गिरा और जाकर
उनसे माफ़ी मांगता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं उस दिन आपके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन आज आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। आप मेरे साथ चलिए आपके अपने घर, आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा, चलिए हमारे साथ। तब मणिलाल जी कुर्सी से उठे और बोले, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, आखिर क्या कारण है? मेरे पास तो कोई ज़मीन जायदाद नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ, फिर यहाँ क्यों आए हो? तब विमल बोला, पापा मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी ज़मीन जायदाद, ना ही आपका व्यापार और ना ही कुछ, और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपकी सही जगह पर वापस ले जाने आया हूँ। वह कंपनी, वह ऑफिस और उस ऑफिस में रखी वह कुर्सी कब से आपका इंतज़ार कर रही है, जिसे कुछ लोगों ने आपसे हथिया लिया था। तब मणिलाल जी विमल की ओर देखते हुए बोले, अच्छा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? क्यों तुमने कोशिश नहीं की मुझे ढूंढने की, और आज तुम्हें बड़ा पिता प्रेम दिखाई दे रहा है? जब तुम्हारा भाई मुझे मारकर घर से निकाल रहा था तब तो तुमने एक भी शब्द नहीं कहा। जब तुम्हारी भाभी मेरे खिलाफ उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही थी तब तो तुमने उसे एक बार भी नहीं कहा मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। फिर अब अचानक इतना बदलाव, आखिर कैसे? कोई तो कारण होगा। विमल बोला, सही कहा पिताजी आपने, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि उस वक्त मैंने आपका साथ नहीं दिया। यदि उस वक्त मैं दिमाग से काम ना लेता तो भैया मुझे भी धक्के मारकर घर से निकाल देता। और मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मैं आपको आपका सब कुछ लौटाना चाहता था, लेकिन मैं तब भी आपको अकेला नहीं छोड़ा था। दरअसल जब भैया ने आपको ऑफिस से निकाल दिया था तब चौकीदार ने आकर मुझे यह सब कुछ बता दिया था। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि भैया आप पर हाथ उठा रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल थीं। मैं यदि उस वक्त चुप न रहता तो आज इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा नहीं दे पाता। मैं जानता हूं कि मेरी गलती है कि मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता भी कैसे? जब भैया ने आपको घर से निकाल दिया था उसी दिन मुझे ऑफिस के एक ज़रूरी मीटिंग के चलते दूसरे शहर जाना था और वहाँ से मैं 4 दिन बाद ही लौटता। जाने से पहले मैंने मैनेजर को सारी बात बता दी थी और उसे यह भी कहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक आप यह ध्यान रखें कि आपको अपने साथ ले आए। और भैया ने ऑफिस में जाकर मैनेजर को काम में उलझा दिया और जब वह आपको लेने घर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर जब वह पहुंचा तब तक आप वहां से जा चुके थे। तब से लेकर आज तक मैं आपको ढूंढ रहा हूँ और जब आप नहीं मिले मुझे तो मैं बिल्कुल निराश हो चुका था। तब मैंने उन लोगों से बदला लेने का सोचा जिन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। मैंने कुछ दिनों पहले ही आपकी सारी जायदाद को भैया से छीन ली और सारी प्रॉपर्टी मैंने उनसे वापस ले ली। अब से ये सब आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके हम मेरे साथ चलिए। मैंने उस दिन से आज तक ऐसा भी दिन नहीं गया है कि आपको ना ढूंढा हो। इसका गवाह हमारा मैनेजर है। तभी कंपनी का मैनेजर वहां आ जाता है और उसने मणिलाल जी को बताया कि किस तरह जब वह मणिलाल जी को लेने आ रहा था मुकेश ने उसके कामों में उलझा दिया और फिर जब वह घर से निकला तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह उन्हें लेने न जा सका। 2-3 दिन बाद जब उसे होश आया और वह पहुंचा तब दरवाजे के आसपास कोई नहीं था। उन्हें पूरा शहर ढूंढ लिया पर मणिलाल जी उसे कहीं नहीं मिले। विमल अपने पिता के सामने फूट फूट कर रो रहा था और उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना रहा था। जब मणिलाल जी ने सारी बात सुनी तो उन्होंने विमल को माफ़ कर दिया और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। उन्होंने विमल के साथ जाने के लिए हामी भर दी। विमल अपने पिता को लेकर वापस चला गया। आज कितने समय बाद मणिलाल जी अपने ऑफिस में उस कुर्सी पर बैठे थे जिसे उनके नालायक बेटे ने छीन लिया था, पर उनके छोटे बेटे ने उन्हें सब कुछ वापस लौटा दिया और आज वह अपने इस ऑफिस में पूरे अधिकार और सम्मान के साथ बैठे हुए थे और उनका छोटा बेटा उनके असिस्टेंट के तौर पर कंपनी का कार्यभार संभाल रहा था। और उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपने एक दोस्त के यहाँ नौकरी दिलाकर अपने घर से निकाल दिया और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। उन्होंने
उसे नौकरी दिलाकर एक बाप का फर्ज निभाया और अपने घर से निकालकर उसे उसके कर्मों की सजा दे दी। और अब मणिलाल जी उस वृद्धाश्रम में जहां उन्होंने कुछ दिन बिताए थे, वहां डोनेशन के तौर पर जितनी रकम उनसे बन पड़ती है उतनी रकम अपने मित्रों के लिए भिजवा देते हैं और जब भी उन्हें समय मिलता है तब वह उनसे मिलने के लिए भी चले जाते हैं। और आनंद का जब भी मन होता है तब वह मणिलाल जी से मिलने ऑफिस आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरी नहीं है कि अगर इंसान की 2 औलाद हो तो दोनों में एक ही जैसे गुण हो। जहां मणिलाल जी के एक बेटे ने उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, वहीं उनके दूसरे बेटे ने उनका सब कुछ लौटाकर उन्हें फिर से एक ऊंचे पद पर आसीन कर दिया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।